हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो है कि हम पढ़ा हुआ 100% याद कैसे रखें। बड़ी बेसिक समस्या है। मैं भी छोटा था, आप भी जब छोटे थे तब से ये आज तक प्रॉब्लम बनी हुई है। बहुत सारे लोग तरीके बताते हैं, उनमें से एक भी एक तरीका होगा। और जो तरीके बताए कोई नियम वम नहीं है, जो भी व्यक्ति इस तरीका बताता है वो उसका अनुभव होगा, आपका भी अपना अनुभव होगा। और फिर भी हम कहते हैं कि सर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको अगर अपनाया जाए तो हमारी एफिशिएंसी इतनी आ सकती है। और ये बातें ऐसी हैं, हम जानते हैं हम गलतियां कहां करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों से पूछते हैं यार ऐसा कौन सा तरीका है, कोई ऐसी दवा बता दो। सर ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपके अंदर ही है। आप अगर उस दवा को खुद ही यूज करें, यू कैन। जो आप पढ़ते हैं वो पूरी तरह से आपको याद रहेगा भी। हमेशा बच्चा ये कहता है कि सर हमने पढ़ तो लिया, जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया, अब क्या करूं मैं। सर भूल जाता है, बार बार कॉपी देखता हूं, क्वेश्चन देखता हूं, एकदम साफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा और सब मैं भूल चुका हूं, सिर्फ भूला कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। उसे ऐसा लगता है मैं भूल गया हूं, बट भूला हुआ बिल्कुल नहीं होता है। और ना विश्वास हो, कभी आप क्वेश्चन पेपर करके देख लीजिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं मानूंगा भूल गए आप, अदरवाइज ऐसा होगा नहीं। वो एक डर होता है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को आप समझ पाए। शायद आप में से बहुत सारे लोग उस तरीके को अपनाते हैं। तो मैं एक मेथड है, जिस मेथड को हम नाम देते हैं राउर मेथड। एक ऐसा मेथड है जिसे हम 100% याद कर सकते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसे याद करें। समझ में क्या है, कई बार हम इनडायरेक्टली कई सारी वीडियो में ऐसा कह चुके हैं, जैसे RAUR। पहले R का मतलब होता है रीड इट प्रॉपरली, यानी आप पढ़ें और बेहतर तरीके से पढ़ें। जितना बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, एकदम समझ कर पढ़िए। ऐसा ना हो खाली वो कथा की तरह पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम प्रॉपर तरीके से उसे पढ़ें। फिर दूसरा शब्द आता है सर एनालाइज करें, एनालाइज इट। हम सर यही पार्ट बड़ा वीक करते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को देखिएगा, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद तुरंत वो एक पेन लेते हैं और तुरंत अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत बच्चों की कॉपी किताबें मांगी हैं, देखा है सर आज लिखाया नहीं, या आज किताब खरीदी नहीं, अगले दिन वो पूरा लाल पीला नीला हरे रंग से अंडरलाइन कर दिया। सर ये गलत बात है। अंडरलाइन थर्ड प्रोसेस है। हम इस जगह पे सबसे अधिक कमजोर होते हैं। हमने आज पढ़ा और आज ही अंडरलाइन कर देते हैं। सर जब भी आप टॉपिक को, छोटा टॉपिक हो, 3 लाइन का हो या 3 पेज का हो, जब आप पढ़ लें, समझ में आ जाए, तो तुरंत उस टॉपिक को बंद करें और एक बार आंखें बंद करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करें। क्या फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक आपके जहन में वो टॉपिक आया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रट गया, ना, रटने की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ब्रेन अपने आप एक्सेप्ट करेगा, आप मत कोशिश करिए रटने की, ब्रेन रटेगा, वो उसको ऊपर छोड़ दीजिए। आप फिजिकल एफर्ट मत करिए रटने का, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखिए आप कि क्या आपको वो टॉपिक पूरा समझ में आया। क्या उस टॉपिक को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या वो टॉपिक आप एग्जामिनेशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से ये सवाल अगर आएगा तो मैं इसका आंसर ये करूंगा, इस तरह से सवाल आएगा तो ये आंसर करूंगा। क्योंकि हर टॉपिक के एग्जामिनेशन जो होते हैं, जब एग्जामिनेशन होते हैं तो हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। बोर्ड एग्जाम के अपने अलग पैटर्न है, नीट एग्जाम का अलग पैटर्न है, या किसी और एग्जाम की बात करेंगे उनके पैटर्न अलग है। और हम बीइंग ए स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें अपने एग्जाम के पैटर्न का अंदाजा होना चाहिए। तो हम उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को जनरेट करें उस टॉपिक में, और फिर कोरिलेट करें कि क्या इस टॉपिक के हम आंसर उस क्वेश्चन में कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। लेकिन सर अगर आप एनालाइज प्रॉपर कर लेते हैं तभी जाकर के इस रीडिंग का महत्व है। और अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं तो सर इसका भी महत्व नहीं है, और आगे की 2 लाइनों का तो कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो एनालिसिस होनी चाहिए
तो वो अकॉर्डिंग टू ऑन द रेट ऑफ एग्जामिनेशन नीड। जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई टॉपिक आपने तैयार किया, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक साइकिल आपने पूरा तैयार कर लिया, तो ये आप भी जानते हैं नीट एग्जाम में कार्डियक साइकिल हूबहू लिखने को नहीं आएगी। कोई बीएससी का एग्जाम दे रहा हो या 12th का एग्जाम दे रहा हो तो वहां लिखने को आएगा डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल, तो वहां का एनालिसिस अलग होगी। लेकिन अगर आप नीट एग्जाम की बात करें तो उसके टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि एट्रियल सिस्टोल कितने समय का है, वेंट्रल सिस्टोल कितने समय का है, फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है, सेकेंड हार्ट साउंड कब होता है, ज्वाइंट डायस्टोल कब होता है, क्यों होते हैं ये हार्ट साउंड, बस इतना अंदाजा होना चाहिए। वहां आपको पूरी स्टेप नहीं लिखने हैं, लेकिन जब तक स्टेप आप अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा तब तक आप एनालाइज नहीं कर पाते। जब आप एनालाइज कर लें तब आप अंडरलाइन करें, क्योंकि एनालिसिस करने के वक्त हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये होगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये होगा। जितनी अच्छी एनालिसिस करेंगे उतनी अच्छी आप अंडरलाइन कर पाएंगे। और लोग एनालिसिस नहीं करते इसलिए उनको अंडरलाइन करना भी नहीं पता। वो मैंने देखा एक लाइन को पीले से, एक को नीले से और एक को लाल से, 3 लाइनें हैं, तीनों 3 लाइनें से अंडरलाइन कर दी, तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। अंडरलाइन इट सर अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ये भी ध्यान रखिए। सिर्फ एग्जामिनेशन नीड से अंडरलाइन करिए। अगर एक पेज का टॉपिक है उसमें 14 लाइनें और 13 लाइनें आपने अंडरलाइन कर दी तो अंडरलाइन करने का मतलब ही क्या निकला? सर 13 पॉइंट अंडरलाइन करिए, उसमें 13 वर्ड अंडरलाइन करिए, 13 जगह अंडरलाइन करिए, लेकिन 13 लाइनें आपने अंडरलाइन कर दी तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपको एग्जामिनेशन नीड के अकॉर्डिंग एनालाइज किया हो आपने, तभी आप अंडरलाइन बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप अंडरलाइन करते हैं इसी को हम लोग नाम देते हैं, इट इज नथिंग बट से माइक्रो नोट्स। अंडरलाइन कोई दूसरा करेगा तो आप उसे नहीं पढ़ सकते। आपने एनालाइज किया है अपने टॉपिक को तो अंडरलाइन आपका ही होना चाहिए, इसलिए माइक्रो नोट्स किसी का पर्सनल ही होता है। टीचर कभी माइक्रो नोट्स नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपने समझा है कि अगर हमने इस जगह कॉमा लगाया है या 0.3 सेकंड के नीचे अंडरलाइन किया है तो इसका क्या महत्व है। हम नहीं समझ सकते आपने किसके अकॉर्डिंग इसको किया होगा। अब अंतिम बात इसके साथ रह जाती है, जो आपने अंडरलाइन किया है, एंड दैट इज रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। क्योंकि ये जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा था, इस पूरे टॉपिक के साथ ही आपने अंडरलाइन किया है। आप अपनी कमी जाने, हम एनालिसिस हमारी बहुत वीक होती है। हम हमेशा क्वेश्चन में, टॉपिक में, हर जगह ये बात आपसे कहते हैं कि अपने पढ़ी हुई चीज को एनालाइज जरूर करिए। और जैसे ही आपके पास माइक्रो नोट्स तैयार हुआ तो जो टॉपिक आपने पिछले 1 घंटे में पढ़ा होगा और अगर आपने उसके माइक्रो नोट्स बना लिए तो मात्र वो 5 to 10 मिनट में पूरा होगा। यानी पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट समराइज होता चला जाएगा। और जब चाहेंगे आप चुटकियों में उस पूरे सब्जेक्ट को, उस पूरे टॉपिक को आप रिपीट कर सकते हैं। सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जैसे ही आप उन टॉपिक्स को, अंडरलाइन को दोबारा देखेंगे, वो सारी चीजें आपको साथ तुरंत आपको याद आ जाएंगी। ये बेहद जरूरी है। एक और बात आती है कि पढ़ाई में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं, तो एज ए टीचर तो हम तो सबके लिए बात एक ही कहते हैं, लेकिन सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिएट डिफरेंस इन योरसेल्फ, क्रिएट डिफरेंस इन योरसेल्फ। आप अपने अंदर अंतर क्रिएट करिए, अन्य बच्चों से अपने आप को डिफरेंशिएट करिए। और हम तो सिर्फ यहीं तक ले जाते हैं, ये हम आपको समझा देते हैं। इसके बाद जितनी अच्छी एनालिसिस हमारे द्वारा आपके को की गई, आपने अपनी एनालिसिस की, तब आप उसके आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आप अपने अंदर डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद कैसे करते हैं। जो पूरी क्लास का नतीजा होगा वही आपका भी होगा, लेकिन अगर आपने अपने अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रखा है तो आप नतीजा जो चाहते हैं वही मिल सकता है।